हे भगवान, यह कोई घर है या फिर महल? ऐसा महल तो मैंने सिर्फ मूवी या फिर सीरियल में देखा है, जिसे वो लोग रेंट पर लेते हैं। सिया हैरानी से अपनी आंखें चारों तरफ दौड़ाते हुए मन ही मन बोली। ड्राइवर सिया को छोड़कर अपनी गाड़ी लेकर चला गया और सिया वहीं खड़ी चारों तरफ देख रही थी। आइए। एक गार्ड सिया के पास आकर बोला। जी। इतना बोलकर सिया उसके साथ अंदर बढ़ गई। उसने घर की दहलीज पर अपना पैर रखा और जैसे ही अंदर कदम बढ़ाया तो दरवाजे के ऊपर लगी फूलों की माला टूटकर सिया के गले में आ गिरी, जिससे उसके कदम वहीं रुक गए। सिया ने हैरान होकर अपने गले में पड़ी फूलों की माला देखी और फिर ऊपर देखा। उसने अपने आसपास देखा तो सभी नौकर और गार्ड उसे ही देख रहे थे। सिया ने डर और घबराहट में माला अपने गले से निकाली और वहीं पास ही टेबल पर रखकर अपने कदम आगे बढ़ा दिए। मल्होत्रा हाउस जितना बड़ा और खूबसूरत बाहर से था, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत अंदर से था, और हर चीज़ बहुत ही महंगी और खूबसूरती के साथ अपनी अपनी जगह पर रखी घर की शान में चार चांद लगा रही थी। सिया तो हैरानी से घर को देख रही थी, क्योंकि उसने आज तक अपनी आंखों से इतना बड़ा घर कभी नहीं देखा था, जहाँ पर जगह जगह पर नौकर और गार्ड खड़े थे, जिनकी एक सी जैसी यूनिफॉर्म थी। आप यहाँ बैठिए, मैं अभी बड़ी मालकिन को बोलकर आता हूँ। जो गार्ड सिया को लेकर आया था, वो उसे लिविंग रूम में लाकर बोला और गायत्री को बुलाने चला गया। लोगों के इतने बड़े भी घर होते हैं, जितना बड़ा ये एक घर है, इतनी जगह में तो हमारी पूरी कॉलोनी बनी हुई है, और हर एक चीज़ कितनी महंगी रखी है यहाँ। वह काउच पर बैठते खुद से बोली। तभी एक नौकर उसके पास पानी का गिलास लेकर आया। सिया ने पानी का गिलास उठाया और होठों से लगाकर एक ही सांस में ख़त्म कर दिया और गिलास फिर से ट्रे में रख दिया। पानी पीकर अब अच्छा लग रहा है, कब से गला सूख रहा था। डरिए नहीं बेटा, इसे अपना ही घर समझिए। गायत्री देवी सीढ़ियों से नीचे आते हुए सिया को देखकर बोली। आवाज़ आने पर सिया ने उस दिशा में देखा जहाँ से आवाज़ आ रही थी, तो वह उन्हें आता देख खड़ी हो गई। बैठिए बेटा, आप खड़ी क्यों हो गई? बैठिए। गायत्री जी ने प्यार से सिया के पास लिविंग एरिया में आते हुए कहा। नमस्ते आंटी। सिया गायत्री के पास आकर हाथ जोड़कर बोली। नमस्ते बेटा, बैठिए। गायत्री एक बड़े से सोफे पर बैठते हुए बोली। सिया भी दूसरे सोफे पर उनके सामने बैठ गई। आपको हमारे पोते ने यहाँ भेजा है, जहाँ मैं इंटरव्यू देने के लिए गई थी। क्या वो इनके पोते थे? वह मन ही मन सोचने लगी और फिर बोली। जी आंटी। देखिए बेटा, हमारे पोते हमसे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें हमारी चिंता है, इसलिए उन्होंने आपको हमारा ख्याल रखने के लिए यहाँ भेजा है। लेकिन हम बिल्कुल ठीक हैं और अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। आपको उन्होंने खामखा ही परेशान किया है। आंटी, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। यह तो बहुत अच्छी बात है। आप बिल्कुल ठीक हैं। भगवान से दुआ करती रहूँगी आप हमेशा ठीक रहें और खुश रहें। अब मैं चलती हूँ आंटी। सिया खड़े होते हुए बोली। सिया गायत्री की कई बात को समझ गई थी। उन्हें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए बात आगे बढ़ाना सिया को सही नहीं लगा। इसलिए पहले ही वह जाने के लिए खड़ी हो गई। हमारी वजह से आपका इतना वक्त बर्बाद हुआ, इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। ऐसा मत बोलिए आंटी, मुझे तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है। इनफैक्ट आपका इतना बड़ा घर देखने के लिए मिला। सिया चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली। इजाज़त दीजिए, अब मैं चलती हूँ। नमस्ते आंटी। सिया ने हाथ जोड़कर बोला तो गायत्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने सिया के सर पर प्यार से हाथ फेरा। खुश रहिए हमेशा। और फिर सिया चेहरे पर मुस्कान लिए वहाँ से चली गई। कितनी प्यारी बच्ची थी। इस बच्ची से मिलकर लगा ही नहीं कि हम इसे पहली बार मिल रहे हैं। एकदम साफ दिल की बच्ची थी, गायत्री खुद से बोली और मुड़कर वापस जाने लगी। तो गायत्री की आंखें बड़ी हो गईं और वह एकदम से वापस मुड़ी और दरवाजे के पास टेबल पर रखी माला पर उनकी नज़र पड़ी। हे भगवान, यह दरवाजे के ऊपर लटकी माला यहाँ कैसे आई? थोड़ी देर पहले तक तो माला यहीं लटकी हुई थी। हरी, यहाँ आइए हमारे पास। गायत्री नौकर को आवाज़ लगाते हुए बोली, जो घर की सफाई कर रहा था। जी मैम साहब। आप ही पूरे घर की सफाई करते हैं ना? जी मैम साहब। तो फिर आप हमें बताइए, ये भगवान के आशीर्वाद वाली माला जो दरवाजे पर लटकी होती है, ये यहाँ टेबल पर क्या कर रही है? वो मेम साहब, अभी जो लड़की यहाँ आई थी, उसके दहलीज पर कदम रखते ही यह माला खुद ही टूटकर उस लड़की के गले में गिर गई। ठीक है, जाइए आप। गायत्री ने हरी की तरफ देखकर बोला। तो हरी वहाँ से तुरंत चला गया
और अपना काम करने लगा। क्या जो हम सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं? ये जो लड़की अभी घर से गई है, क्या हमारे घर में भगवान जी का आशीर्वाद लेकर घर के अंदर आई थी? मेरे राघव के लिए भगवान जी ने खुद इसे यहाँ भेजा है और मैं समझ ही नहीं। हरी, हमारे पास आइए। गायत्री फिर से हरी को आवाज़ देते हुए बोली तो वह तुरंत गायत्री जी के पास आया। जी मेम साहब, अभी जो लड़की यहाँ हमारे से मिलने आई थी, तुरंत जाकर बाहर देखिए, अभी तक गई तो नहीं। अगर नहीं गई होगी तो उन्हें हमारे पास वापस बुलाकर लेकर आइए, जल्दी जाइए। जी मेम साहब, इतना बोलकर हरी बाहर चला गया सिया को देखने। हमने तो उनसे उनका नाम भी नहीं पूछा। इस उम्र में आकर हमारी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। कुछ समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। हमारे राघव के लिए इससे अच्छी कोई और लड़की हमें मिल ही नहीं सकती, जिन्हें खुद भगवान का आशीर्वाद मिला हो। मेम साहब, वो लड़की चली गई। हरी वहां आते हुए बोला, गार्ड को ढूंढने के लिए भेजो तो जरूर मिल जाती। मेम साहब, लड़की ऑटो में बैठकर गई है, इसलिए कहीं नहीं मिली। मैंने गेट पर खड़े गार्ड से पूछा, उसने बताया है। ठीक है, जाओ तुम। गायत्री उदास से लहजे में बोली और लिविंग रूम में सोफे पर आकर बैठ गई। क्या हुआ है मेरी प्यारी सी दादी माँ को? क्यों चेहरा लटकाए बैठी हैं? आरब उनके पास आकर बैठते हुए बोला, राघव ने एक लड़की भेजी थी जो हमारा ख्याल रख सके, लेकिन हम इतने पागल हैं, उनको रखने के बजाय उल्टा वापस भेज दिया। अब महसूस हो रहा है शायद हमें उन्हें रख लेना चाहिए था। हमें ज़रूरत थी उस लड़की की हमारा ख्याल रखने के लिए। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है दादी? फिर से भाई को बोलकर किसी और लड़की को आपका ख्याल रखने के लिए बुला लेंगे। नहीं, हमें उस लड़की को ही वापस बुलाना है। हमें उसकी बात से वो लड़की साफ दिल की लगी है, इसलिए हम चाहते हैं उस लड़की को वापस से बुला ले। अब तो चली गई ना दादी, अब कहाँ से उस लड़की को बुलाएंगे? और बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी जिनका दिल साफ भी होगा और वो आपका ख्याल भी रखेंगी। अरब बेटा, हमारे घर में कैमरे लगे हुए हैं ना? गायत्री कुछ सोचते हुए बोली। हाँ दादी, भाई ने घर के एक एक कोने में कैमरे लगवा रखे हैं। क्यों, क्या हुआ? जो लड़की अभी आई थी, हमें उसे देखना है। आप हमें अपने लैपटॉप में अभी थोड़ी देर पहले की फुटेज दिखाई है। ऐसा भी क्या खास था दादी उसमें, जो आपको उस लड़की को फिर से देखना है? आरब गायत्री के चेहरे पर नज़र जमाकर बोला, आप हमें फुटेज दिखाइए तो सही, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है दादी, एक मिनट रुकिए, अभी दिखाता हूँ। इतना बोलकर आरब ने वहीं टेबल पर रखा अपना लैपटॉप उठाया और उसे ऑन करने लगा। थोड़ी देर पहले की फुटेज आरब ने ओपन की, जिसमें सिया गायत्री के सामने बैठी थी। ये लीजिए दादी, देखिए। आरब गायत्री की तरफ लैपटॉप करते हुए बोला। यह फुटेज नहीं, सिरू वाली चलाइए, जिसमें लड़की हमारे घर में दाखिल होते हुए दिख रही है। ओके। आरब ने इतना बोलकर वो फुटेज चला दी, जिसमें सिया गाड़ी से उतरते हुए दिख रही है। आरब और गायत्री देवी बहुत ही ध्यान से फुटेज देख रहे थे। घर की दहलीज पार करके सिया ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा तो दरवाजे पर लगी फूलों की माला खुद से टूटकर उसके गले में गिर गई, जिसे देखकर गायत्री जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और आरब का मुंह हैरानी से खुल गया। उसने गर्दन घुमाकर दादी की तरफ देखा तो गायत्री के चेहरे पर उससे मुस्कुराहट दिखी। दादी, ये सब क्या है और ये लड़की कहाँ से आई? आरब लैपटॉप स्क्रीन पर देखते हुए बोला। यही तो हम आपको दिखाना और समझाना चाहते थे आरब, शायद यही लड़की है जो हमारे राघव के लिए बनी है। आपने देखा ना कैसे दहलीज पर कदम रखते ही महादेव का आशीर्वाद इन्हें मिला है। अब कैसे भी करके हमें इस लड़की को ढूंढ कर लाना होगा, गायत्री सोचते हुए बोली। लेकिन दादी, ढूंढेंगे कैसे? हम तो उसे जानते भी नहीं, कहाँ से आई थी और कहाँ गई है। इसकी आप चिंता मत करो, हम राघव से ही बात करेंगे वो लड़की कौन थी, और अब हमें वही लड़की अपना ख्याल रखने के लिए चाहिए। तुम एक काम करो, ये सारी फुटेज यहाँ से हटा दो। अगर राघव ने ये फुटेज देख ली तो वो समझ जाएगा और कभी इस लड़की को घर में नहीं आने देंगे। एक बार ये लड़की घर में आ जाए, बस उसके बाद क्या कुछ करना है वो बाद में देखा जाएगा। एक काम करता हूँ, भाई से फ़ोन करके मैं अभी पूछ लेता हूँ, उनको पता होगा लड़की के बारे में। हाँ, आप राघव से बात करके पूछें, तब तक हम आते हैं। गायत्री जी खड़े होकर बोली। ठीक है दादी, जल्दी आइएगा। मैं भाई से पता करता हूँ इस लड़की के बारे में, उसके बाद उसे ढूंढ कर भी तो लाना है। आप राघव को कॉल करिए, हम बस किचन तक जा रहे हैं।
आरब ने राघव का नंबर मिलाया। बेल जा रही थी, लेकिन राघव फोन नहीं उठा रहा था। क्या हुआ? राघव फोन नहीं उठा रहे? जी दादी, शायद किसी काम में बिजी होंगे, इसलिए फोन नहीं उठा रहे। अभी आप रहने दीजिए आरब, शाम को हम खुद राघव से बात करेंगे और उस लड़की का फोन नंबर भी लेते हैं। यह ठीक रहेगा दादी, लेकिन मुझे तो सोचकर डर लग रहा है, जब भाई को पता चलेगा हम इस लड़की को घर में क्यों लाना चाह रहे हैं तो उनका क्या रिएक्ट होगा। राघव को कुछ पता नहीं चलेगा आरब। हमारा ख्याल रखने के बहाने से यह लड़की इस घर में तो आएगी, लेकिन हम उस लड़की को राघव के करीब करने की कोशिश करेंगे, जिससे दोनों एक दूसरे को समझ सकें और एक दूसरे को पसंद करने लगें। वाह दादी, आप तो ग्रेट हैं। अब भाई की शादी होने से कोई भी नहीं रोक सकता, आरब मुस्कुराते हुए बोला। और फिर राघव के बाद आपकी भी शादी का नंबर आएगा आरब, गायत्री मुस्कुराते हुए बोली तो अरब के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। यह नौकरी तो मिली नहीं, कल एक और कंपनी में इंटरव्यू है, वहाँ देकर देखती हूँ, क्या पता वो नौकरी मुझे मिल जाए। वह मन ही मन बोली और घर के अंदर आ गई। सिया ने घर में चारों ओर नजर घुमाकर देखा तो जानकी जी वहाँ नहीं थी। माँ शायद पड़ोस में कहीं गई होंगी, खुद ही पानी लेकर पी लेती हूँ। सिया अपना बैग काउच पर छोड़कर किचन में अपने लिए पानी लेने चली गई। कितना बड़ा घर था, जब इतने बड़े घर में गई ही थी, एक बार पूरा घर देखना तो बनता ही था ना। अब पता नहीं जिंदगी में कभी उस घर को देख भी सकूंगी या नहीं। सिया थोड़ा उदास होकर बोली और फिर खुद ही हंसने लगी। अच्छा हुआ जो मैं उस पूरे घर में घूम ही नहीं हूँ। अगर गलती से वहाँ कहीं भी गुम हो जाती तो कौन मुझे वहां से निकालता। इतना बोलकर सिया खुद ही हंसने लगी। पागल। और फ्रेश होने अपने रूम में चली गई। रात के 9 बज रहे थे। मल्होत्रा हाउस में एक साथ बैठे सब खाना खा रहे थे। आरब खाना खाते हुए कनखियों से राघव को देख रहा था और गायत्री देवी भी उसे ही देख रही थी। राघव शांति से बैठा खाना खा रहा था। दादी और आरब की नजरें खुद पर महसूस भी कर रहा था, लेकिन फिर भी वह अनजान बना बैठा रहा। दादी, क्या बात है? आपको और आरब को मुझसे ऐसी क्या बात करनी है जो इतनी देर से आप दोनों मुझे ही घूर रहे हैं? राघव बिना उनकी तरफ देखे ही बोला, बात तो है जो हमें आपसे करनी है, लेकिन पहले खाना खा लेते हैं सब। गायत्री भी खाना खाते हुए बोली। राघव खाना खाकर वहां से उठकर लिविंग रूम में आकर काउच पर बैठ गया और अपना फोन निकाल कर देखने लगा। थोड़ी देर बाद आरब और गायत्री लिविंग रूम में आए, जहाँ राघव पहले से ही बैठा उन दोनों के आने का इंतजार कर रहा था। अब बताइए दादी, क्या बात है? आपने आज दोपहर में हमारे लिए जो केयर टेकर बुलाई थी, उसे हमने वापस उसके घर भेज दिया, लेकिन अब हमें एहसास हो रहा है हम कितने बड़े पागल थे। हमें केयर टेकर की अब सच में ज़रूरत है। दादी, आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए मैं कोई और केयर टेकर का इंतजाम कर दूंगा। इनफैक्ट कल तक नई केयर टेकर आ भी जाएगी। हमें किसी और केयर टेकर को नहीं बुलाना है। जो लड़की आज आई थी, हम उसे ही वापस रखना चाहते हैं। ठीक है दादी, मैं सैम से पूछता हूँ और उसी लड़की को वापस से आने के लिए बोल देता हूँ। इतना बोलकर राघव सैम को कॉल करने लगा और आरब अपनी दादी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। सैम, आज तूने घर पर जो केयर टेकर भेजी थी, दादी ने उसे वापस भेज दिया है। प्लीज तू उस केयर टेकर से बात करके उसे फिर से घर भेज सकता है? फोन की दूसरी तरफ से सैम बोला। मुझे नहीं मालूम वो लड़की कहाँ से आई थी इंटरव्यू देने, और उसे जॉब की भी बहुत ज़रूरत थी। देखने में भी मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने उसे तेरे घर भेज दिया। उसका फ़ोन नंबर तो होगा तेरे पास? मैं बस उस लड़की का नाम जानता हूँ और उसका नाम सिया शर्मा है। उसका फ़ोन नंबर और पता मुझे भी नहीं मालूम है। एक काम करता हूँ, कल किसी और केयर टेकर को भेज देता हूँ मैं तेरे घर पर। ठीक है, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, बाय। हाँ बाय। सॉरी दादी, सैम भी उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता। कल आपके लिए कोई और नई केयर टेकर आ जाएगी। नाम पता चला आपको उस लड़की का? गायत्री राघव की तरफ देखकर बोली। सिया शर्मा नाम है उस केयर टेकर का, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, आपको उस लड़की में ऐसा क्या नज़र आया जो आप उसे ही वापस बुला रही हैं? ऐसे शहर में बहुत सारी लड़कियां हैं जो केयर टेकर है, लेकिन आपको बस वही लड़की बुलानी है, क्यों? क्योंकि वह एक बहुत ही सीधी और दिल की साफ लड़की थी, जो मेरा अच्छे से ख्याल रख सकती है। गायत्री अटकते हुए बोली। हाँ भाई, दादी सही बोल रही हैं, बहुत ही सीधी और समझदार लड़की थी। आरब दादी की तरफ देखकर बोला। मैं समझ रहा हूँ आप दोनों के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है।
इसलिए अपने दिमाग से ये सब बातें निकाल दीजिए, वरना सच में दादी कुछ महीनों के लिए यूरोप चला जाऊंगा। राघव खड़े होकर बोला। आपकी हर बात शादी पर आकर ही क्यों अटक जाती है? हमें क्या आपको शादी नहीं करनी है तो हम क्या कर सकते हैं? जबरदस्ती तो आपकी जिंदगी में किसी लड़की को शामिल नहीं कर सकते। इसलिए जब तक आप खुद से अपनी शादी के लिए नहीं बोलेंगे, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। और जिस केयर टेकर की हम बात कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारा ख्याल रखने के लिए आने वाली है। समझे आप? गायत्री भी खड़े होकर राघव की तरफ देखकर बोली। गुड दादी, अच्छा लगा ये देखकर आप इस टॉपिक से हटी। थैंक यू, राघव मुस्कुराते हुए बोला और गायत्री का गाल चूमकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। दादी, ये क्या बोल दिया आपने भाई से? आरव गायत्री के पास आकर बोला। जो बोला फिलहाल के लिए ठीक ही बोला है। अगर राघव को बता देती जिस लड़की की हम बात कर रहे हैं उसे घर में केयर टेकर के लिए नहीं बल्कि उनके लिए ला रहे हैं, तो क्या राघव उस लड़की को इस घर में आने देते? नहीं ना। इसलिए जब काम सीधी उंगली से ना बने तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। वाह दादी, आपके दिमाग की तो सच में दाद देनी पड़ेगी। क्या दिमाग लगाया है आपने? आरव गायत्री के पास आकर उनके गले लगते हुए बोला। आप क्या सोच रहे हैं? ये जो हमारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, ये धूप में सफ़ेद हुए हैं। मुझे पता है मेरी दादी बहुत ही समझदार हैं और अच्छी हैं, इसलिए तो मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ। आरव गायत्री के गले लगते हुए बोला। इधर राघव सो रहा था और सोते सोते नींद में बड़बड़ा रहा था। पापा, आप हमें छोड़कर मत जाइए पापा। मैं और आरव आपके बिना नहीं रह सकते। माँ तो पहले ही हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई। प्लीज पापा, आप रुक जाइए। 15 साल का राघव बीरेन मल्होत्रा के पैर पकड़ते हुए रो रहा था और बोल रहा था। लेकिन बीरेंद्र 15 साल के राघव के हाथ अपने पैर से हटाए और उसकी बाह पकड़कर उसे खुद से दूर करते हुए गुस्से से बोले। दूर रहो मुझसे और अपनी यह मनहूस शक्ल लेकर मेरे सामने से दफा हो जाओ। दोनों के दोनों भाई मनहूस हैं। एक पैदा हुआ तो मेरा सारा बिजनेस डूब गया और दूसरा पैदा हुआ मेरी पत्नी को ही खा गया। नफरत करता हूँ मैं तुम दोनों भाइयों से। इतना बोलकर बीरेन जी राघव को धक्का दिया और वहां से चले गए। पापा प्लीज मत छोड़कर जाइए हमें। हमें भी अपने साथ लेकर चलिए। राघव बीरेन जी की गाड़ी के पीछे भागते हुए बोल रहा था और फिर सड़क पर पड़े पत्थर से पांव रखने की वजह से राघव मुंह के बल नीचे गिर गया। राघव की आंख खुली, वह झट से उठकर बैठ गया। पसीने से पूरा शरीर भीग चुका था और आंखों के आगे 12 साल पहले वाला मंजर घूम गया, जब उसके पापा किसी और औरत के लिए दोनों भाइयों को मनहूस बोलकर हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। राघव ने टेबल पर रखे जग से पानी गिलास में लिया और पीने लगा। पिछली बातों और यादों को इंसान चाहे कितना ही भूलने की कोशिश करे, लेकिन कभी भूल नहीं पाता। राघव की आंखों में नमी जमा हो गई। एक बूंद आंसू आंखों से लुढ़ककर गाल पर बहने लगे, जिसे राघव ने गुस्से से साफ किया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। इधर सिया भी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आंखों से नींद कोसों दूर थी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वह उठकर बैठ गई और खुद से बोली, समझ में नहीं आ रहा ये बेचैनी कैसी और क्यों है। पूरा दिन ही एक तो थक गई हूँ और ऊपर से नींद भी नहीं आ रही। अगर अभी सोई नहीं तो सुबह जल्दी आँख भी नहीं खुलेगी और इंटरव्यू के लिए लेट हो जाऊंगी, जो मैं नहीं चाहती। एक काम करती हूँ, ईयरफोन लगाकर सॉन्ग सुनती हूँ, तब शायद नींद जल्दी आ जाए। सिया ने कानों में ईयरफोन लगाया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी और फिर थोड़ी देर बाद सिया भी गहरी नींद में सो गई। नाश्ता करने के बाद सिया ने अपना हैंडबैग लिया और घर से बाहर निकल आई। आज भी एक इंटरव्यू था, इसलिए वह वक्त पर ऑफिस पहुंचना चाहती थी। किसी भी हाल में वक्त पर ऑफिस पहुंचना होगा, लेकिन आज कोई भी ऑटो या रिक्शा क्यों नहीं है। ऐसे तो मैं लेट हो जाऊंगी। तभी सिया की नज़र सामने से आती एक गाड़ी पर पड़ी। क्यों ना इस गाड़ी से लिफ्ट लेकर चली जाऊं। हाँ, यही सही रहेगा। अगर लिफ्ट मिल गई तो शायद टाइम से इंटरव्यू देने पहुंच जाऊंगी, सिया खुद से बोली और पास आती गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई और हाथ हिलाने लगी। झटके से गाड़ी रुकी। सिया अपना वक्त बर्बाद किए बिना गाड़ी के पास आई और ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स के पास आकर बोली, क्या आप मुझे थोड़ी दूर तक लिफ्ट दे सकते हैं प्लीज़? आज मेरा इंटरव्यू है और मुझे वक्त पर वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। सिया के इतना बोलते ही ड्राइवर ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। सिया ने भी ड्राइवर को पीछे देखता देख
तो वह भी पीछे झांकने लगी और चौंक कर बोली, आंटी आप? गायत्री चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली, हाँ हम बेटा, आइए, हम आपको छोड़ देते हैं जहाँ भी आपको जाना है। नहीं आंटी, आप परेशान मत हो, मैं चली जाऊंगी। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है बेटा, हम भी उसी तरफ जा रहे हैं और आपको रास्ते में उतार देंगे। आ जाइए वरना आप लेट हो जाएंगी। सिया ने परेशान होकर इधर उधर देखा। जब कोई ऑटो से आता नहीं दिखाई दिया तो मजबूरन सिया को गाड़ी में बैठना पड़ा। हम कल से आपको ही ढूंढ रहे हैं बेटा, और देखो भगवान जी ने हमारी सुन ली और आप हमें मिल गई। गायत्री जी चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली, मैं कुछ समझी नहीं आंटी। सिया नासमझी में बोली, आप हमारा ख्याल रखने के लिए कल हमारे घर आई थी और हमने आपको वापस भेज दिया। ये बोलकर हम ठीक हैं, लेकिन आपके जाने के बाद हमें एहसास हुआ हमें आपकी ज़रूरत है, इसलिए कल से हम आपको ढूंढ रहे हैं और आज भगवान जी के दर्शन करके आ रहे हैं तो आप हमें रास्ते में मिल गई। अब हम चाहते हैं आप ये नौकरी करें और हमारा ख्याल रखें, क्योंकि हमें पता है आपसे बेहतर हमारा कोई ख्याल नहीं रख सकती। सॉरी आंटी, अब मैं ये जॉब नहीं कर सकती। क्यों बेटा, क्यों नहीं कर सकती आप ये जॉब? वो एक्चुअली मैं एक और ऑफिस में इंटरव्यू देने जा रही हूँ और मुझे उम्मीद है वहाँ मैं ज़रूर सिलेक्ट हो जाऊँगी। गायत्री सिया के चेहरे की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए थोड़ी देर बाद बोली, जिस ऑफिस में आप इंटरव्यू देने जा रही हैं, अगर आपको वहाँ जॉब नहीं मिली फिर तो आप आएंगी ना हमारी जॉब करने? आंटी मैं कैसे? मैं सोचते हुए बोली, इसमें इतना सोचने वाली बात नहीं है, आपको हमसे वादा करना होगा। सिया ने पहले गायत्री के चेहरे की तरफ देखा, फिर उनके हाथ की तरफ, जो वादा करने के लिए गायत्री ने आगे बढ़ाया हुआ था। ठीक है आंटी। सिया ने मुस्कुराते हुए गायत्री के हाथ पर अपना हाथ रख दिया तो गायत्री के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। आप हमें अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए बेटा, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके आंटी। इतना बोलकर सिया ने गायत्री के मोबाइल में अपना नंबर सेव कर दिया और फिर थोड़ी देर बाद गायत्री देवी ने सिया को वहाँ छोड़ दिया जहाँ उसे इंटरव्यू के लिए आना था। भगवान आपका लाख लाख शुक्र है, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली और सिया हमें मिल गई। अब बस सिया को हमें घर लाना है और राघव के दिल में सिया के लिए प्यार जगाना है, जिससे सिया भी हमारे पोते से प्यार करने लगे और उनकी सूनी जिंदगी में प्यार का रंग भर दे। बस सिया को आज ये नौकरी ना मिले और वो हमारे घर आ जाए। ये आंटी कितनी अच्छी हैं, मेरे मना करने के बाद भी मुझे अपनी इतनी बड़ी गाड़ी में लिफ्ट दी और घमंड नाम की चीज़ भी उनके चेहरे पर कहीं नजर नहीं आई। अगर आज ये जॉब भी नहीं मिली तो कल से आंटी की केयर टेकर बनकर उनके घर जाना होगा। मैं मनी मन बोलते हुए आगे बढ़ गई। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है, ये जॉब भी नहीं मिली। सिया इंटरव्यू देकर ऑफिस से बाहर आते हुए बोली। तभी उसका फ़ोन घनघना उठा। सिया ने बैग से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला। अननोन नंबर से, किसका नंबर है? इतना बोलकर उसने फ़ोन कान पर लगाया और हेलो बोली। सिया बेटा, हम मैं गायत्री। दूसरी तरफ से गायत्री की आवाज़ आई, नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? हम ठीक है बेटा, आप बताइए कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ आंटी, बस घर जा रही थी। हमने तुमसे ये पूछने के लिए फ़ोन किया था, कैसा रहा इंटरव्यू? आपको जॉब मिल गई? नहीं आंटी, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है मेरी, ये जॉब भी नहीं मिली। सिया उदास होकर बोली, आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है बेटा, और ना ही कहीं और जॉब करने की। हम आपको जॉब दे रहे हैं, कल आप हमारे घर आ जाइएगा, हम आपका इंतज़ार करेंगे। अभी फ़ोन रखते हैं, कुछ काम है। इतना बोलकर गायत्री ने सिया की कोई भी बात सुने बिना ही कॉल कट कर दी और मुस्कुराने लगी। आंटी ने मेरी बात सुने बिना ही फ़ोन रख दिया। एक दो दिन आंटी की केयर टेकर की ही जॉब करके देखती हूँ। अगर सही लगा तो ये जॉब जारी रखूंगी, वरना छोड़ दूंगी। सिया मनी मन बोली और ऑटो में बैठकर घर के लिए निकल गई। ये आंटी जी मुझ जैसी गरीब लड़की पर इतना मेहरबान क्यों हो रही हैं? जहाँ तक मैंने आज तक देखा और सुना है, अमीर लोग तो हम जैसे गरीब लोगों से दूरी बना कर रखते हैं। वैसे मुझे क्या, मुझे तो वहाँ नौकरी करनी है, सुबह जाकर शाम को अपने घर वापस आना है। ये बड़े लोग और इनकी बातें जो बिल्कुल ही समझ नहीं आती हैं। हे भगवान, बस सबको संभाल लेना और कुछ भी गड़बड़ नहीं होने देना। आरब बेटा, हम आज बहुत खुश हैं, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। गायत्री देवी मुस्कुराते हुए बैठकर बोली, क्या बात दादी, आप तो बहुत चहक रही हैं, मुझे भी बताइए अपनी खुशी का राज। आरब दादी के पास आकर बैठते हुए बोला, चहकने की तो बात है,
तभी तो इतना चहक रहे हैं। सिया हमें मिल गई है। कौन सिया दादी? आरव बोलते हुए ना समझी में बोला। मेरे भुलक्कड़ पोते, सिया जो कल हमारी केयर टेकर की जॉब के लिए आई थी और जिसे हमने आपके बड़े भाई के लिए पसंद किया है। ओह सॉरी दादी, ये बात दिमाग से निकल गई थी। वैसे कहाँ मिली आपको सिया? वह चहकते हुए बोला। गायत्री ने खुश होते हुए आरव को सब कह सुनाया जो आज हुआ था। आप तो कमाल है दादी। अब आएगा मजा जब सिया और भाई का आमना सामना होगा। बस हमें यह देखना है भाई को सिया अच्छी लगती है या फिर दूसरी लड़कियों के जैसे भाई को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी। हाँ सही कहा आपने आरव, लेकिन हम भी सिया के लिए राघव के दिल में प्यार जगाकर रहेंगे और उनका घर बसते देखना चाहते हैं। मुझे भी कंपनी देने के लिए एक प्यारी सी भाभी घर आ जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ दादी। हम भी बहुत खुश हैं। बस आरव, आप एक बात का ध्यान रखना, राघव को हमारे प्लान के बारे में भनक भी नहीं लगनी चाहिए। आपको तो पता है, राघव देखकर बता देते हैं हमारे दिमाग में क्या सब चल रहा है। आप बेफिक्र रहिए, भाई को कुछ पता नहीं चलेगा। मुझे तो अब बस कल का इंतजार है। हमें भी कल का ही इंतजार है। गायत्री को सोचते हुए बोली। बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सिया खाने की मेज पर अतुल जी के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोली। हाँ बोलो बेटा, क्या बात करनी है? अतुल ने पहले जानकी की तरफ देखा, फिर सिया को देखकर बोले। मैं जॉब करना चाहती हूँ और मैंने जॉब के लिए इंटरव्यू भी दिया है। कल से जाना है जॉब पर। क्या मैं जॉब कर सकती हूँ? सिया डरते हुए बोली। अगर तुम जॉब करना चाहती हो तो करो, किसने मना किया है? लेकिन सब कुछ मर्यादा में रहकर करना बेटा। मैं मना नहीं कर रहा, तुम जॉब करो, लेकिन अपनी सेहत और हमारी इज्जत का ख्याल रख कर करना। बाबा, आपकी बेटी कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उसके बाबा का सर झुके। विश्वास रखिए बाबा। सिया अतुल और जानकी की तरफ देखकर बोली। कहाँ लगी है जॉब? एक आंटी हैं, बहुत ही बड़े घर से। उनका ख्याल रखना है बस। वैसे तो उस घर में बहुत से नौकर चाकर हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो उनका अच्छे से ख्याल रख सके। कैसी जॉब है बेटा? कुछ समझ में नहीं आया। मुझे भी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबा। कल जाकर देखती हूँ। अगर ठीक लगा तो वहाँ जॉब कर लूँगी, वरना कहीं और इंटरव्यू दूँगी और वहाँ जॉब करूँगी। ठीक है, जहाँ ठीक लगे करो जॉब। अतुल जी मुस्कुराते हुए बोले। थैंक यू सो मच बाबा। आप और माँ इस दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाबा हैं। सिया चहक कर बोली। अब जल्दी से खाना खत्म करो वरना ठंडा हो जाएगा। जानकी सिया की प्लेट की तरफ इशारा करते हुए बोली। अतुल खाना खाकर अपने कमरे में जब चले गए, सिया खुश होते हुए अपनी माँ के गले लग गई। आपने बाबा को मना लिया माँ, और बाबा ने इतनी आसानी से हाँ भी बोल दी। आप सबसे बेस्ट माँ है। लव यू माँ। अब तू अपनी माँ को ऐसा मस्का लगाएगी? हाँ, और नहीं तो क्या। वैसे माँ, आपने मुझे घर के लगभग सारे काम तो सिखा दिए ही हैं, बस एक काम नहीं सिखाया। और वो कौन सा है जो मैंने अपनी बेटी को नहीं सिखाया? जानकी सिया का गाल प्यार से छूते हुए बोली। ऐसा कौन सा जादू है जो आप बाबा पर करती हैं और बाबा आपकी कभी भी कोई बात नहीं टालते? मुझे वो जादू जानना है। पागल कहीं की, माँ को छेड़ रही है। जानकी सिया के सर पर हल्की चपत लगाते हुए बोली। माँ, मैं कहाँ आपको छेड़ रही हूँ। मैं तो बस यह पूछ रही हूँ, आप बाबा पर कौन सा जादू करती हैं जिससे बाबा आपकी सारी बात मान लेते हैं? जब तेरी शादी होगी तो अपने पति को किसी काम के लिए मनाएगी, तुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा। अब ये सब बातें छोड़ और मेरी मदद कर। अगले दिन सिया मल्होत्रा हाउस के गेट के बाहर खड़ी थी। पता नहीं इस घर के लोगों के साथ रहकर काम कर पाऊंगी या नहीं। इतना बड़ा घर है और यहाँ के लोग। एक लंबी सांस लेकर सिया अंदर की तरफ बढ़ गई। वह कदम बढ़ाते हुए मल्होत्रा हाउस के अंदर आई और दरवाजे पर खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन नौकरों के अलावा घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सिया घर के अंदर आई और वहीं खड़े एक नौकर के पास आकर बोली। भैया, आप आंटी को बुला दें और उनसे बोल देना आपकी केयर टेकर आई है। जी ठीक है। इतना बोलकर नौकर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चला गया और सिया वहां खड़ी घर को देखने लगी। तभी उसे पानी में कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। सिया के कदम खुद ब खुद उस ओर बढ़ गए जहाँ से आवाज़ आई थी। सिया इधर उधर देखते हुए पीछे के दरवाजे के पास आई और वहीं से खड़ी होकर बाहर देखने लगी। स्विमिंग पूल में कोई नहा रहा था। मैं तो डर ही गई थी। पता नहीं पानी में किसके गिरने की आवाज़ आई।
लेकिन यहाँ तो कोई स्विमिंग कर रहा है। वह पूल में स्विमिंग करने वाले शख्स का चेहरा नहीं देख पाई। उसकी पीठ सिया की तरफ थी, लेकिन सिया के मन में पता नहीं क्या आया। वह उस शख्स का चेहरा देखने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, तभी पीछे से नौकर की आवाज़ आई, मैम आपको बुला रही हैं, चलिए। सिया ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। हाँ, उसने हाँ में सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। दरवाजे से बाहर जाते हुए सिया ने एक बार और पीछे पलट कर देखा और वहां से चली गई। कितना हैंडसम बंदा था, जो नहाते हुए इतना जच रहा था। लेकिन अफसोस, मैं चेहरा नहीं देख पाई। मैं मन ही मन बोली और आगे बढ़ गई। नमस्ते आंटी, सिया गायत्री के पैर छूते हुए बोली। खुश रहिए बेटा, गायत्री ने सिया के सर पर हाथ फेरते हुए बोला। आप हमें आंटी नहीं दादी बुलाइए बेटा, हम आपकी दादी की उम्र के हैं। अगर आप हमें दादी बुलाएंगी तो हमें अच्छा लगेगा। जी दादी, सिया मुस्कुराते हुए बोली, तो गायत्री के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। आइए बैठिए, हम आपको आपका काम समझा देते हैं। जी, सिया ने इतना बोला और गायत्री के साथ काउच पर आकर बैठ गई। सबसे पहले आप हमें अपने और अपने परिवार के बारे में बताइए। कौन कौन है आपके घर में और आपके बाबा क्या काम करते हैं? ये दादी, मुझसे मेरे परिवार के बारे में क्यों पूछ रही हैं? मैं तो मामूली सी लड़की हूँ, जो यहाँ नौकरी करने आई हूँ। इतनी खोजबीन आंखें सिया गायत्री की तरफ देखकर मन ही मन बोली और उन्हें अपने बारे में बताने लगी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।